American civil rights activist and leader Martin Luther King Jr. has said, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." मतलब अन्याय कहीं भी हो पूरी दुनिया में, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। अगर आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है लेकिन आपके सामने किसी और के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो याद रखिए कल आपके साथ भी हो सकता है। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारी इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं सब लोग आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी तैयारी आप लोगों ने जोरों शोरों से अच्छे से शुरू कर दी है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार कंफर्म करिए ताकि हम शुरू कर सकें अपनी उड़ान की क्लास को। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसे हाल चाल है, क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके, ये भी मुझे बता दो। एक बार थम्स अप भी दे दो, बाय द वे आवाज क्लियर है वगैरह सब ठीक ठाक है तो। एंड आई कैन सी एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस इन द चैट बॉक्स। आई कैन सी ऑल आर हियर। दक्षिता, अंशु, जीविका, एकाद्री, अमन, आदित्य, सुधीर, वैरी, राज, नैना, आयुष, काव्या, समृद्धि, प्रजापति, हार्दिक, निर्मल, नवीन, क्या बात है। आई कैन सी ऑल आर हियर। आपने सबने थम्स अप भी दे दिया, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक ठाक है आप सब लोग, बिल्कुल बढ़िया। क्या हाल चाल है भाई, व्हाट्स द अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, कुछ लेटेस्ट जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या खबर है, ये भी बता दो फटाफट से। ठीक ठाक सब, आई होप मजेदार। तो बच्चा पार्टी, आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, विल बिगिन विद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को मैं एक डिफरेंट अप्रोच से आपको पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से अकेले आप ये मान सकते हो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो 6 मार्क का, और उससे अलग एक 5 मार्क का, और उससे अलग एक शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है इस चैप्टर से अकेले 80 में से 10 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाए एग्जाम में। तो ट्रेडिशनली ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ट्रेडिशनली ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग भी है, कुछ हद तक लगता है लोगों को ऐसा, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, तो इसको अच्छे से करिएगा। हो सकता है सिर्फ एक चैप्टर ही अच्छे से कवर कर लो आप, तो आपका लिटरेचर का एक मेजर चंक आप कवर कर लें। ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक ठाक, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं ठीक ठाक हूं, आप सब लोग कैसे हैं भाई, ठीक ठाक सब बढ़िया। तो गुड टेल्स क्लास के एंड में करेंगे, चलो ठीक है। डिप्रेशन क्यों भाई, क्यों परेशान हो, क्या बात है बताओ, हमारे साथ बताओ, शेयर करो यार, सब मस्त रहना चाहिए। देखो मैं एक बात को बहुत बहुत स्ट्रांगली मानता हूं बच्चा पार्टी, और वो बहुत ही प्रोडक्टिव बात है, वो ये दैट योर नेचुरल जीनियस प्रेजेंट्स इटसेल्फ व्हेन यू आर काम, रेस्टेड एंड जॉयफुल। आपके अंदर का जो जीनियस है ना, जो नेचुरल टैलेंट है, वो तब बाहर निकल के आता है जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, आप अच्छे से रेस्ट किए होते हैं, अच्छे से नींद वगैरह लिए होते हैं, और आप खुश होते हैं, जॉयफुल होते हैं। तो अपने आप को ऐसे माइंडसेट में रखिए कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि आप बिल्कुल काम हो, शांत हो, अच्छे से आपको रेस्ट मिले, अच्छे से खा पी के आप खुश रहें, बिल्कुल फाइन। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ऐसे परेशान कर रही है, कीप इट एट बे, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखो अपने, फाइन। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चा पार्टी अपनी इस क्लास को विद अ गेम, एक छोटा सा गेम एज यूजुअल जैसा हम करते हैं बच्चा पार्टी, एंड फिर हम लोग अपने चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, बैकलॉग हो गया है तो बैकलॉग बच्चा पार्टी एक तो मत होने दो, कोशिश ये करो कि आगे आज से नियम बनाओ कि कल से हम लोग बैकलॉग नहीं होने देंगे। मतलब आज की क्लासेस पूरी करो, कल से तो कल पे हो जाएगा, आज का जो काम है वो खत्म करके सो, और फिर वीकेंड्स वगैरह पे जब आपकी क्लासेस नहीं होती है तब अपना बैकलॉग को खत्म करने की कोशिश करो। जब तक ये रहेगा ना बैकलॉग, तब तक स्ट्रेस रहेगा दिमाग में, स्ट्रेस को आने ही मत दो, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट्स की चिंता मत करो, उनको एनालाइज करके उन पे काम करो। अगर उन पे काम कर लोगे तो बन जाएगी बात। दिमाग आपको बोलता ना कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हूं मैं, तो दिमाग को लॉजिकल चीजें समझाओ, आप उसको बताओ कि यार मैं ये वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लूंगा ऐसे, और कर भी लो उसको, तब फिर आपको टेंशन नहीं होगी भाई, है ना। मस्त रहो, खुश रहो यार। पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम से एक सेकंड के लिए ऊपर उठ के देखो, ये पूरी दुनिया जो है ना भाई, इसमें हमारा जो अर्थ है वो एक छोटा सा गोला है, बिल्कुल पिन पॉइंट है एक तरह से यूनिवर्स में। अगर हम देखें उस दुनिया में जिसमें हम हैं, उसमें हमारा अर्थ इतना सा पिन पॉइंट एक है छोटा सा, और उस पिन पॉइंट के अंदर हम 8 बिलियन लोग हैं, जिसमें से आप एक हो, हम एक हैं। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो यार, हो सकता है किस दिन कोई एस्टेरॉयड टकरा जाए, सब खत्म हो जाए। लिव इट वाइल इट इज, इट लास्ट, जब तक है तब तक अच्छे से जियो, मस्त मौला रहो, जो रोज का काम है अच्छे से करो, बट लिव ए लाइफ वेल, कार्पे डियम, सीज द डे। जो आज है उस जिंदगी को भर के जियो यार, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, और उससे अलग जो आपकी तैयारी है उस पर भी एफर्ट लगाओ ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा यार, बिल्कुल चिंता ना करो। बिगिनिंग विद द क्लास टुडे, छोटा सा गेम आप लोगों के लिए, हियर इज द गेम फॉर यू। आप लोगों को 3 रिडल सॉल्व करनी है, छोटी सी रिडल्स हैं तीनों, बड़ा मजा आएगा आपको करने में, करिए। सबसे पहली रिडल है, द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, व्हाट एम आई। जितना ज्यादा द मोर यू टेक, उतना ज्यादा पीछे भी छोड़ के आते हो मुझे, क्या हूं मैं।
दूसरा है व्हाट हैज अ हेड अ टेल बट नो बॉडी, किस चीज की एक हेड होती है, एक टेल होती है, लेकिन बॉडी नहीं होती है। एंड तीसरी पजल है व्हाट हैज कीज बट कांट ओपन लॉक्स, किस चीज के अंदर की होती है लेकिन लॉक्स ओपन नहीं कर सकता है। कोई बोल रहा है पास्ट, द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। टाइम जितना लोगे उतना पीछे भी रह जाता है। यार ये थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है। हाँ ये सही जवाब है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही पहले का। फुटस्टेप्स, पैर के निशान, जितने ज्यादा लोगे उतने ज्यादा पीछे भी रह के छूट के आते हैं, मतलब है ना, कहीं पैर के निशान अगर बन रहे हो तो आप आगे जितना बढ़ोगे उतने सारे पीछे भी रह जाते हो, तो फुटस्टेप सही है, करेक्ट। दूसरा बताओ व्हाट हैज अ हेड अ टेल बट नो बॉडी, किस चीज की बात हो रही है, हेड भी होता है इसमें, टेल भी होता है, लेकिन बॉडी नहीं होती है इसकी, क्या है ये? बताओ 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 बताओ। स्नेक, स्नेक का तो होता है ना यार, हेड टेल भी होता है और बॉडी भी होती है। ये क्या बात हुई? हाँ करेक्ट। दूसरा है कॉइन, सिक्के की बात हो रही है, सिक्के पे होता है ना कॉइन पे हेड और टेल होता है, लेकिन इट डज नॉट हैव अ बॉडी, करेक्ट बिल्कुल। तीसरा व्हाट हैज कीज बट कांट ओपन लॉक्स, कौन सी ऐसी चीजें इसके अंदर कीज तो होती हैं लेकिन वो किसी लॉक को ओपन नहीं करता है, क्या? अरे वाह यार, तुम लोग तो सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट है ना, सही, फैंटास्टिक। कीबोर्ड कोई बोल रहा है, कोई पियानो बोल रहा है, दोनों वैलिड है। जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बटन तो होते हैं जिनको आप जनरली कीज बोलते हो, वो उन सब का मतलब वो सब यहां पे एज करेक्ट आंसर फिट इन हो जाएंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो पियानो हो, चाहे कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, तो दोनों ही वैलिड है यहां पर, ये आपके करेक्ट आंसर्स हो गए, बिल्कुल सही। तो आपके करेक्ट आंसर्स क्या है बच्चा पार्टी? पहले का फुटस्टेप, दूसरे का कॉइन एंड तीसरे का पियानो, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आप में ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है इसका सही जवाब दे पाए होंगे, नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज जस्ट अ वार्म अप गेम, आपको वार्म अप करने के लिए, रेडी करने के लिए एक तरह से है। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा, है ना, रिडल्स इंटरेस्टिंग लगती हैं सॉल्व करने में। ओके मूविंग ऑन, चलिए मूविंग ऑन, इसके बाद हम अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं अब, चलो राइट। ये जो चैप्टर है बच्चा पार्टी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बताता है साउथ अफ्रीका का जो हिस्ट्री रहा है, साउथ अफ्रीका में जो आजादी का संघर्ष रहा है उसके बारे में। जिस तरीके से हम हिंदुस्तानी गुलाम थे ना अंग्रेजों के, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी 3 सेंचुरीज तक, 300 ईयर्स तक अंग्रेजों ने गुलाम किया, राज किया है, एक तरह से अंग्रेजों ने उनको भी गुलाम बना के रखा है, राइट। और जिस तरीके से हमारे यहां पे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, महात्मा गांधी रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, और भी बहुत सारे नाम है ना, जिस तरीके से हमारे यहां पे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान को कुर्बान करके, एक तरह से सेक्रीफाइस करके, सुप्रीम सेक्रीफाइस करके आजादी को हासिल किया, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, और उनमें से एक जो सबसे मेन रहे हैं वो रहे हैं नेल्सन मंडेला। हम लोग आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं इनके बारे में, लगभग 30 साल तक जेल में रहे हैं ये, हमारी उम्र नहीं है 30 साल, जितनी उम्र तक ये जेल के अंदर बंद रहे हैं, मतलब गुलामी जब रही और फ्रीडम स्ट्रगल जब ये कर रहे थे तो इनको जेल में डाल दिया गया था कि ये स्ट्रगल ना कर पाए, आजादी की लड़ाई ना लड़ पाए, 30 साल तक, सोचिए कितनी बड़ी बात है, राइट। तो अपनी उम्र की 80-90 साल जनरली एक आदमी की उम्र होती है, उसमें 30 साल तो ये जेल में रहे हैं यार, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है वो, सोचिए, अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाए, है ना। तो उनमें से एक ये है और उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या मतलब आप लोगों को पता है क्या, एक बारी मुझे बताओ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या आप लोगों को मालूम है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर पता है तो एक बारी फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। सर आपकी एज 28, बच्चा पार्टी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो सबसे पहला पेज है जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस पे देखिए, उसमें लिखा हुआ है 30 इयर्स एग्जैक्टली, ठीक है, 30 साल तक जेल में रहे, वहां पर लिखा हुआ है, कहीं 28 है कहीं 29 आप बोल रहे हो, फैक्चुअल जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनमें 19-20 फर्क हो सकता है, बट आपकी बुक में क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो मैंने वो डेटा आपको कोट किया है। हाँ, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन जो कि उसने खुद लिखी हो उसको आप उसको आप ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, मतलब अपने जीवन की गाथा जो खुद लिखी हो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ऑटो वर्ड से याद रखिएगा, ऑटो मतलब सेल्फ, और खाली बायोग्राफी क्या होता है? अगर बायोग्राफी हो तो कहीं सुना हो तो आपने बायोग्राफी, खाली बायोग्राफी क्या होता है? हाँ, बायोग्राफी क्या होता है? सिंपली लाइफ हिस्ट्री, ये किसी और इंसान ने लिखी हो। अगर मान लीजिए मेरी लाइफ की कोई बायोग्राफी लिख दे, इसका मतलब किसी और ने लिखा है वो। अगर मैं खुद लिखूं अपनी लाइफ की स्टोरी तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला साहब के लाइफ की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी है उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी से ये एग्जर्प्ट आपके बुक में दिया गया है,
ठीक है, इसमें मंडेला साहब क्या बताते हैं, इट्स अ टचिंग अकाउंट। आप जब इस पूरी स्टोरी को पढ़ लेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि यार कितना मुश्किल था साउथ अफ्रीका में जीना गुलामी के दौर में, और आजादी जो मिली है साउथ अफ्रीकन को वो कितनी मुश्किल मिली है भाई, आराम से नहीं मिली है, बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और ये चैप्टर में आपको एक टचिंग अकाउंट है, मतलब आपको बहुत ही सैड फील होगा जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, ऑफ हॉरिबल एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, वो अत्याचार जो इंपोज किया गए व्हाइट रूलर्स के द्वारा साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे उनके ऊपर। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पेसिफिकली जो आपको बताया गया वो कॉन्टेक्स्ट में छोटा सा और दूं आपको, कि जब 1994 में फाइनली इनका फ्रीडम स्ट्रगल पूरा हुआ और साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए बेसिकली, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वहां पर, जिस पार्टी से नेल्सन मंडेला कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसने 252 सीट जीती 400 में से। 252 सीट्स आउट ऑफ 400 उन्होंने जीती, और ये 250 सीट्स जीतने के बाद ये पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब इलेक्ट हुई उसके। उस दिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी शपथ ले रही थी, जब ये शपथ ले रहे थे, बेसिकली शपथ ग्रहण समारोह था जो, उस दिन की मेमोरीज ये शेयर करते हैं आपके साथ इस एग्जर्प्ट में जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, आपको बताते हैं डिटेल में कि कैसा उनका अनुभव रहा उस दिन, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि इस हिस्ट्री क्या रही पूरी आजादी की, कैसे इनको आजादी मिली, कैसे कैसे स्ट्रगल इन्होंने देखे। और साथ साथ ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं ना, लगभग 140 कंट्रीज के इंटरनेशनल लीडर्स इनकी जमीन पर आए इस दिन 11 मई 1994 को, और इनको आके कॉन्ग्रेचुलेट किया। इस समारोह में शामिल हुए सब लोग, एक तरह से मान सकते हो बहुत बड़ी बात थी ये, है ना। बिफोर आई मूव हेड, आप लोगों को बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका में सिस्टम था भेदभाव करने का, है ना, अंग्रेजों के गुलाम तो ये थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम इंपोज कर दिया गया था, स्पेशल एक सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया गया था भेदभाव करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का, जिसका नाम था अपार्थाइड। बच्चा पार्टी, आप लोगों ने मुझे लग रहा है कुछ अपना सोशल साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा जरूर, नहीं तो सुना तो होगा ये नाम। एक बारी शॉर्ट में आपको ये बताता हूं अपार्थाइड होता क्या है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि आप साउथ अफ्रीका के अंदर जी रहे हैं इस दौर में, जिस दौर में ये सिस्टम इंपोज किया गया लोगों के ऊपर, तो आप कैसा महसूस करेंगे, थोड़ी देर के लिए महसूस करिए बस। ठीक है, होता क्या अपार्थाइड, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब सरकार के द्वारा इंपोज किया गया, रेशियल मतलब बेस्ड ऑन रेस, सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, जब लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। यानी कि अपार्थाइड का जो सिस्टम था, दुनिया में जितने भी भेदभाव के सिस्टम बनाए गए, पूरी दुनिया में जगह जगह ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन ये उन सिस्टम्स में टॉप पे मान सकते हो आप, क्योंकि सरकार ने इंपोज कर दिया था, सरकार ने एक सिस्टम बना दिया था भेदभाव करने का। पता है कैसे, देखो, अंडर अपार्थाइड इस सिस्टम के अंदर पीपल, जो देश के लोग थे साउथ अफ्रीका के, जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे, वर क्लासिफाइड इनटू रेशियल ग्रुप्स। उनको 4 रेशियल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 ग्रुप्स में मान लो, ऐसा मान लो जैसे एक क्लास है उसमें हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें लोगों को। कौन कौन से ग्रुप्स थे, सबसे पहले व्हाइट्स, प्योर व्हाइट, अंग्रेज लोग, एलीट क्लास जो है बिल्कुल। दूसरा था ब्लैक, जो वहां के नेटिव्स थे बेसिकली, वो लोग। तीसरा है बच्चा पार्टी इंडियन, तो इंडियन रेफर्स टू वो लोग जो कि इंडेंजर्ड लेबरर्स की तरह वहां पर गए थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल साइंस में कि बहुत सारे लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग एज लेबरर्स, इंडेंजर्ड लेबर्स, बंधुआ मजदूर के तौर पे वहां भेजे गए थे, उनको इंडियंस बोला गया। और चौथा ग्रुप था कलर्ड ग्रुप क्या है, मान लीजिए ये बाकी 3 जो ग्रुप है, बाकी 3 में बल्कि ब्लैक और इंडियन मान लो, इनका कोई कॉम्बिनेशन है, यानी कि माता जी ब्लैक हो, फादर इंडियन हो, फादर ब्लैक हो, मदर इंडियन हो, इनका जो कॉम्बिनेशन बना वो बन गया बच्चा पार्टी कलर्ड, है ना, ये वाला बेसिकली। तो 4 रेसेस बना दी। ऐसा मान लो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोज कर दिया आधार, और उस पे आधार पे लिखा हुआ है कि आपकी रेस मेंशन कर दी गई है उस पे कि आप इस वाली रेस से बिलोंग करते हो, आप ब्लैक हो, आप व्हाइट हो, ऐसा सिस्टम आप बना दिया पहले। सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट एरियाज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज बेस्ड ऑन द रेस। और जो रेस ये आपका डिवाइड की गई ना रेस, ये चारों, इसके बेसिस पे आपको सरकारी फैसिलिटीज मिलेंगी। यानी कि अगर आप व्हाइट हो तो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा, अच्छी जगह को रहने को मिलेगा, और भी बहुत सारे राइट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ब्लैक हो या आप बाकी किसी रेस से बिलोंग करते हो तो आप एक बहुत ही बेकार सी जगह पे रहोगे, आपके पास कोई राइट नहीं है। कौन कौन से राइट नहीं है, देखो, आपके पास ना तो राइट टू वोट है, आप वोट ही नहीं कर सकते। सोचो, आप एक देश के मतलब आप देश के एक नेटिव हो, मूल निवासी हो आप एक देश के, आपका देश है वो, और आपको राइट करने का, वहां वोट करने का हक नहीं है।
ठीक है, और क्या नहीं है? राइट टू ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते आप अपने देश में, आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कोई भी ओन नहीं कर सकते हो। और तीसरा, राइट टू ट्रैवल फ्रीली। ये थोड़ा सा हार्श है यार, है ना, सभी कुछ हार्श है, लेकिन आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से जहां जाना चाहो वहां पर। और ये एक बोर्ड है जो आप एग्जाम के तौर पे देखिए, मान लीजिए अगर कोई इंसान चाहे, मान लीजिए नेचर्स कॉल किसी को आया, किसी को वॉशरूम जाना है, ठीक है, सुसु करना है किसी को, तो भाई उसको ऐसे बोर्ड लगे हुए थे जगह जगह वॉशरूम्स के बाहर या फैसिलिटीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बाहर, कि वहां पर लिखा होता है फॉर यूज बाय व्हाइट पर्सन, सिर्फ सफेद लोग, व्हाइट कलर के जो लोग हैं, व्हाइट जो है अंग्रेज लोग, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। रेलवे जो बॉगीज थी उनके बाहर ही लिखा होता था कि या तो डॉग सेंटर कर सकते, डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, डॉग और ब्लैक लोग अलाउड नहीं अंदर। सोचो किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया उसी देश के लोगों को। इमेजिन करो आपको अगर रहना पड़े यहां पर। उससे लगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। गवर्नमेंट इंपोज हार्श लॉस, कुछ हार्श लॉस इंपोज कर दिए थे। सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब क्या होता है भाई? सेंसरशिप मतलब होता है कि आपका जो राइट है फ्री स्पीच का, प्रोटेस्ट करने का, सब चीजों को सेंसर कर दिया गया, सब चीजों को एक तरह से पब्लिक आइज से छुपा दिया गया। मतलब कुछ जगह कोई घटना हुई, किसी ब्लैक के साथ बुरा व्यवहार हुआ, वो मीडिया में दिखाया नहीं गया, दिखाना अलाउड ही नहीं है, कुछ बोलना अलाउड नहीं है ना, आप बोल सकते हो जो सरकार बोले बस वही सुनो, ठीक है। आपके कान भी बंद कर दिए, आपकी आंखों भी बंद कर दिया, आपके मुंह को भी बंद कर दिया, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये थोड़ा हार्श है। आप लोगों को पता है हमारे यहां पे क्या रूल है कि अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, गलत छोड़ो, मान लो किसी इंसान ने कुछ गलती कर दी है, कोई क्राइम कमिट कर दिया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया मान लो, तो पुलिस के ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि कुछ सर्टेन टाइम के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है, चार्जशीट दायर करनी होती है, एक लीगल सिस्टम को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं आप किसी को डिटेन कर लोगे, बस रख लिया अपने पास, उसको टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहां था ये अलाउड, ट्रायल था ही नहीं, डिटेन कर लिया किसी को तो कर लिया, मर्जी है हमारी, है ना। कोई फालतू बोल रहा है अंग्रेज और उससे मुंह बहस कर ली किसी ब्लैक ने अगर साउथ अफ्रीका के, तो अंग्रेज पिटाई भी करेगा उसकी, उसको जेल में भी डलवाएगा और कोई सुनवाई नहीं है उसकी, कोई ट्रायल नहीं है। एंड देन टॉर्चर तो है ही, टॉर्चर तो करते ही थे लोग। पीपल वर रिक्वायर्ड, सीमा तो मतलब एंड जो हो गया इसका, देखो किस लेवल तक इसको पुश किया गया सिस्टम को। पीपल वर रिक्वायर्ड टू कैरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेटेड देयर रेशियल क्लासिफिकेशन। ये मैंडेटरी था कि लोग अपने साथ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कैरी करें, जैसे आधार है जिसपे उनकी क्लास मेंशन्ड हो। समझे आप लोग क्या सिस्टम था ये? क्या ऐसे सिस्टम में रहना आसान काम है? आप सरवाइव कर पाओगे ऐसे सिस्टम में? एक बार बताओ मुझे, फटाफट से मुझे बताओ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। यस, नो, क्लियर हो गया? अपार्थाइड क्या होता है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। कितना हार्श था यार ये, सोचो एक बार ऐसे सिस्टम में इमेजिन करके देखो खुद को, ना तो ट्रैवल कर सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं आपको एकदम से आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, फिर भी छिपते छिपाते आपको वॉशरूम जाना है अगर, तो यू नॉट अलाउड टू गो टू वॉशरूम। और कहीं पब्लिकली अगर आप लोग प्रेशर में आकर एकदम से कर दो कुछ, या कुछ ऐसा काम कर दो जो कि नेचर्स कॉल फ्री हो जाए एकदम से कोई, तो आपको पुलिस उधर के ले जाएगी, एकदम से थाने में पिटाई करेगी खूब आपकी। आप कहोगे यार मेरे को जज साहब कोर्ट में तो पेश कर दो, जज साहब के सामने, नहीं कोई पेश नहीं है भाई। सोचो किसी को पब्लिकली पी करने के लिए जेल में डाल दिया गया और सालों साल जेल में रहा वो इमेजिन करो एक बारी, है ना। वेरी हार्श, यस, ठीक है, चलो, ऑल राइट देन लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर। चलिए अब चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो मैंने इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स बना लिए हैं और उन नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर, ताकि आपके लिए बोरिंग ना रही, है ना। तो मैं आप लोगों को इन नोट्स के थ्रू जो भी लिखा हुआ है ना आपकी बुक में पूरा समझा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में हम कवर कर लेंगे। और अदरवाइज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और ये बोरिंग सा हो जाता है बच्चे के लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बीच में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है इस चैप्टर से वो रखे हैं पोल क्वेश्चंस, उनको आपको जवाब देना है, तो बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव, ठीक है। ओके चलिए लेट्स मूव अहेड। रेडी है आप लोग? आई होप। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं, रेडी। देखिए तो बच्चा पार्टी जो सबसे पहला पार्ट है, मंडेला साहब उसमें बताते हैं कि स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई साउथ अफ्रीका की पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे डेमोक्रेसी हो,
पीपल बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट हो। नॉन रेशियल मतलब किसी रेस के बेसिस पे सरकार ना बनी हो। तो उसका स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पहले पार्ट में बताते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले मेंशन करते हैं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी जो हुई, शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ, वो कब हुआ? तो वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ बच्चा पार्टी 10 में 1994 को, जिसको वो एक ऑटम डे के नाम से भी बोलते हैं। अब ये ऑटम डे बोलने के पीछे दो प्रोविजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि भाई जैसे हम साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हमारे यहां जो ऑटम का सीजन है, पतझड़ का जो सीजन है, वो थोड़ा सा अलग समय पे आता है। वहां पर मई के समय पे ऑटम आता है, इसलिए उन्होंने ऑटम डे बोल दिया इसको। बट इसका एक और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्या? कि जो यहां के लोग हैं ना साउथ अफ्रीका के, वो इतने लंबे समय से पीड़ित थे कि अब जब आजादी उनको मिली तो उसको उन्होंने ऑटम डे जैसा बोला। क्यों? जैसे ऑटम में क्या होता है, जो भी पुराने पेड़ पौधे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं ना, वो पतझड़ का मौसम जो होता है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में जो पुराना सिस्टम था अपार्थाइड का, क्योंकि इस दिन खत्म हो रहा था, इसलिए इसको ऑटम डे बोला। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये हुआ कहां समारोह? तो ये हुआ बच्चा पार्टी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग्स है प्रिटोरिया में, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर कुछ ऐसा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रीक में पुराने समय में ड्रामा या प्लेस वगैरह हुआ करते थे, तो बीच में प्ले हुआ करते थे, यहां साइड में ऑडियंस बैठती थी, इसको एम्फी थिएटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एम्फी थिएटर, जिसका नाम जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है, इंडिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है सैंडस्टोन से, है ना। ऐसे सैंडस्टोन एम्फी थिएटर जो कि प्रिटोरिया में है, वहां पर ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऑटम डे बोला गया, आपको समझा दिया मैंने क्यों। अब मंडेला साहब वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जनीनी, जब स्टेज पे जा रहे थे। मेरी पहली क्लास में। अच्छा, कल आपकी पहली क्लास है क्या? आ जाओ सर। बच्चा हेलो पार्टी। हेलो 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 हेलो। भाई आप लोग की अच्छा चैट्स ना। हाँ, एक मिनट रुकिए सर। हाँ जी, मैंने आप लोग को डेट रिवील कर दी थी कि मैं उड़ान की क्लास जो है जून में लेने वाला हूं, तो आप लोग ने बहुत डिमांड कर दी कि नहीं सर अभी से स्टार्ट करवाइए। अच्छा। तो आईटी, एआई और कंप्यूटर तीनों लोग कल मैं आ रहा हूँ, कल से मैं क्लास लेने आ रहा हूँ, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से अपन मिलेंगे। तो सर आप कितने बजे आ रहे हो फिर कल ऑफिस? कल वही टाइम है सर अपना तो सर ये बताओ, मेरी क्लास आप हैक करने नहीं आओगे? जरूर हाँ, सर, जरूर मैं करेंगे। सर की क्लास हैक करने आता हूँ तो रेगुलर हो अच्छा गया मुझे सर, मेरी क्लास में रेगुलर हो गया, रेगुलर। तो जो है इसी वजह से अब आपको भी आना पड़ेगा। बढ़िया, बच्चों पहली क्लास है कल सर। हाँ, डिमांड आप लोग करो कि कल सर को आके मेरी क्लास में हैक करना पड़ेगा। अरे आ जाऊंगा सर, हाँ, आप क्या कल, बात कर रहे हो यार। लेकिन सर 3 बजे आना पड़ेगा। 3 बजे आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। आप अच्छे से क्लास लो यार, बच्चे वेट कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास कल का। कल मिलते हैं अपन ना, है कल ना? पहली क्लास रहेगी, बहुत सारे हम लोग मजे करेंगे। हाँ। और अपन, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया स्टार्टिंग में ही चीजें बहुत सारी देखेंगे, आप लोग को मजा आ जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। चलो बाय बाय। कल सर को अब तुम लोग डिमांड कर लेना, सर को मना लेना कि अरे कल सर, मेरी क्लास में आके आई जाए। ऑल द क्योंकि- बेस्ट। पहली क्लास अच्छे से लो यार, आप पूरे Yes, सर, जज्बे एकदम। से, मैं पूरी सर कोशिश करूंगा पहुंचने की। आपकी जरूरत है बच्चों ठीक है, को, ठीक है, मैं आ जाऊंगा सर। आएंगे। और बेटा अगर कल नहीं आएंगे ना तो आप लोग भी अरे कल को यार, अगली क्लास में। फंसा दिया तुमने मेरी क्लास में आके मुझे। चलो ठीक है, सी यू सर, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। ओके, तो है ना, मिल लिए भाई प्रतीक सर से तुम, गेमर हमारे, हैकर, एआई एक्सपर्ट। तो मस्त आदमी है प्रतीक सर, आप लोग एक्वेंटेड हो ना सब लोग, मुझे लग रहा है अभी अभी आप क्लास 10 में आए हो, शायद आप प्रतीक सर को ना जानते हो। प्रतीक सर अमेजिंग मस्त आदमी है यार बहुत, और अथाह नॉलेज है इनको। जो आपका फील्ड है एआई वाला, उसमें तो बहुत सारी नॉलेज है सर को। इनसे जितना बटोर सकते हो बटोर लेना, जितना सीख सकते हो सीख लेना, ठीक है। कल से स्टार्ट हो रही है क्लास आपकी, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेंड करना पहली क्लास, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। यस यस यस, क्या बात है यार, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया सर को आपने, बताऊंगा उनको, बड़े खुश हुए बच्चे आपसे मिलके। टेक्नो गेमर्स। चलो बहुत बढ़िया, मैंने देखा था सर। ओह अच्छा, यू ऑलरेडी एक्वेंटेड विद सर ना, आप तो जानती हो सर को। चलो बढ़िया, फिर कंटिन्यू करें हम लोग। यस ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो बच्चा पार्टी, अब जब जिस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, उस दिन क्या हुआ, तो स्टेज पे जब शपथ लेने के लिए जा रहे थे लोग, तो ही वॉज अकम्पनीड बाय डॉटर जनीनी, वो अपनी डॉटर जनीनी के साथ आए, ठीक है। उसके बाद मिस्टर डी क्लर्क, जो कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने आगे चल के, उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। उसके बाद थाबो एम्बेकी, इन्होंने जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है उनकी शपथ ली, मतलब 2 डेप्यूटीज थे इनके, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स मान सकते हो एक तरह से। एंड फाइनली उसके बाद आए मंडेला साहब, जिन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट की शपथ ली। और शपथ लेते हुए उन्होंने, प्लेज मतलब शपथ लेते हुए उन्होंने क्या बोला भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। He said
दैट ही वुड ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो संविधान है ना, और संविधान एक ताकत होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, जैसे हमारी कंट्री की ताकत है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है कंट्रीज में, लेकिन लीगल सिस्टम अगर किसी चीज को बेस बना के अपने डिसीजंस देता है, जो डिसीजंस पास ऑन करता है, तो वो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल होता है। अगर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सेटअप कर दिया गया है किसी कंट्री में, तो डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले ना हो, तो फिर हाल हो जाता है वैसे जैसे हमारे पड़ोसी का हो रहा है, जो कौन है आपको पता ही है ना, भीख मांगने की हालत हो रही है, मतलब सोचो, है ना, हे वायरस सब कुछ कियोटिक है पूरा, और हो सकता है किसी भी दिन वो देश किसी का गुलाम बन जाए। बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है। तो ये सब होता है तब जब कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो इन्होंने क्या शपथ ली कि भाई मैं ओबे करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा। अपहोल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना, कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे। डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड पीपल। साथ साथ ये भी शपथ ली कि मैं जो यहां पर हमारे देश के लोग हैं उन सब के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, अपने आप को उनके लिए लगातार लगा दूंगा, बिल्कुल, फॉर द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक का ये जो गणतंत्र है उसकी भलाई के लिए, उसकी वेलबींग के लिए और उसके लोगों के लिए, ये भी शपथ उन्होंने ली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वहां पर जो गेस्ट आए हुए थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 140 कंट्रीज से लोग आए हुए थे यहां पर। 140 कंट्रीज के लोग का मतलब ये नहीं कि 140 कंट्रीज के लीडर्स, डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, टॉप मोस्ट लीडर्स जो थे वो यहां पर आए हुए थे। क्यों? ताकि स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सके और मंडेला साहब को कांग्रेचुलेट कर सके, अपना सपोर्ट दिखा सके पूरी दुनिया एक तरह से, यहां जो डेमोक्रेसी आ रही है उसके लिए, इसलिए आए थे। तो मंडेला साहब उनको एड्रेस करते हुए क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आप सबकी जो प्रेजेंस है, एक तो सबसे पहले उसके लिए सब लोगों को, पूरे जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां पर आए, इस डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रगल रहा है पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उसको सपोर्ट करने के लिए, हमारी इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए आप आए, इसके लिए शुक्रिया। साथ साथ ये बोलते हैं कि आप जो यहां पर आए हो, आपकी जो प्रेजेंस है ये कन्फर करती है, कन्फर मतलब टू गिव, कन्फर करती है ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है गरिमा, ठीक है, रिस्पेक्ट। एक तरह से आप मान लो कि जो हमारी कंट्री है उसकी जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है उस पे ग्लोरी कन्फर करती है ये, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और जो नई नई आजादी हमको मिली है, ये न्यू बॉर्न मतलब होता है नवजात, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, ऐसे लिबर्टी को बोल रहे हैं अपनी, लिबर्टी मतलब आजादी, कि हमको जो नवजात आजादी अभी मिली है, अभी भी रिसेंट में हमने जो अटेन करी है, उस आजादी पे आप सब लोग ग्लोरी कन्फर कर रहे हैं, आप लोग अपना एक तरह से उसको थैंक्स, आप सब लोग अपना एक तरह से ब्लेसिंग्स उस पर बेस्टो कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रहा है ना, जिस ह्यूमन डिजास्टर से हम गुजरे हैं, किस चीज की बात हो रही है यहां? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर्स टू अपार्थाइड, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर होता है एक नेचुरल, यूजुअली आपदा, प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक जैसे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये ह्यूमंस के द्वारा कॉज किया गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। क्या? अपार्थाइड का सिस्टम, ये जो व्हाइट्स के द्वारा मिसरूल किया गया था, ये सिस्टम जो था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। और इसको बेयर करने के बाद हम लोग अब एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जिस पे ऑल ह्यूमैनिटी मस्ट बी प्राउड, जिस पे पूरी इंसानियत जो है ह्यूमैनिटी प्राउड करे, घमंड करे, हमको ऐसा एक सोसाइटी क्रिएट करनी है अब। ठीक है, उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि वी हु आर आउटलॉज। आउटलॉज कौन होते हैं भाई? तो आउटलॉज होते हैं ऐसे लोग जिनको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। अब ये बोलते हैं कि हम साउथ अफ्रीकन जो कि आउटलॉज थे, अभी उनको एक रेयर प्रिविलेज मिली है, एक रेयर मौका मिला है सारी कंट्री के इंटरनेशनल लीडर्स को अपनी जमीन पे होस्ट करने का, मेहमान नवाजी करने का उनकी। अपने आप को आउटलॉज क्यों बोलते हैं ये? तो आपकी बुक में ही मेंशन्ड है कि साउथ अफ्रीका जो था, जब उसमें अपार्थाइड का सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, तो ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ज्यादातर इंटरनेशनल कंट्रीज ने उसके साथ अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कट ऑफ कर दिया, है ना, ये बोलने के लिए कि भाई यहां अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं और इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे यहां की सरकार से हम। तो क्योंकि साउथ अफ्रीकन से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर दिया था, बातचीत एक तरह से कट कर दी थी उनसे, इसलिए खुद को आउटलो बोल रहे हैं, निष्कासित बोल रहे हैं, एक तरह से देश निकाले दे दिया हमको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। तो बोलते हैं वी हु आर आउटलॉज नॉट लॉन्ग अगो, कुछ समय पहले तक ही हम आउटलॉज की तरह थे, हमसे इंटरनेशनल कम्युनिटी संपर्क नहीं रख रही थी, बट अब हम लोग को एक रेयर प्रिविलेज मिली है। प्रिविलेज मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका, हम लोगों को एक मौका मिला है,
अपॉर्चुनिटी मिली है क्या करने के लिए? टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं उन सबको अपने घर पे मेहमान नवाजी करने का मौका मिला है हमको। थैंक्ड, अब इस टाइम पे वो सबको थैंक बोलते हैं, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स को, एंड कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये भी बोलते हैं कि आप सब यहां पर जो आए हैं, इससे ये समझ में आता है हमको कि आप सब लोग भी, ये जो जीत हुई है यहां पर साउथ अफ्रीका में, किस चीज की जीत? जस्टिस की, यानी कि न्याय की, पीस यानी कि शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, ह्यूमन, हम जो इंसानी रिस्पेक्ट है एक तरह से, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसकी ये जीत हुई है एक तरह से, ये भी बोलते हैं सारे इंटरनेशनल लीडर्स को एड्रेस करते हुए। ठीक है, अब वो बोलते हैं, कुछ आइडियल सेट करते हैं फ्यूचर के लिए। वो अपने देश के लोगों को बोलते हैं कि देखिए, हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो अचीव कर लिया। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन से आजादी। वो बोलते हैं हमने पॉलिटिकल फ्रीडम तो पा ली है, आजादी तो पा ली है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जिनसे हमको आजादी पानी है। क्या क्या है वो बोलते हैं, आई प्लेज टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। बोलते हैं हमारी जो कंट्री है अभी भी बॉन्डेज में है, गुलामी में है किसी चीज की, गुलाम है अभी भी हमारी कंट्री, स्लेव है किन चीजों की? गरीबी की। पॉवर्टी मतलब गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब वंचन, यानी कि कोई चीज जब किसी को ना मिले, वंचित रह जाए कोई किसी चीज से, तो अभी भी हम बहुत सारी चीजों से वंचित हैं। सफरिंग, परेशानी है, दुख तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, भेदभाव चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। हम इन सब चीजों से आजादी पाएंगे, लिबरेट करेंगे अपने देश को, ऐसी प्लेज, ऐसी शपथ हम लेते हैं, बेसिकली वो ये बोलते हैं। और आखिरी में क्लोजिंग अपने एड्रेस का वो देते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्या बोलकर? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो बड़ा ग्लोरियस महान ह्यूमन अचीवमेंट हमको मिला है ना, क्या ह्यूमन अचीवमेंट? ये कौन से ह्यूमन अचीवमेंट की बात हो रही है बच्चा पार्टी? तो ये कौन से ह्यूमन अचीवमेंट की बात हो रही है? बात हो रही है जो साउथ अफ्रीका को आजादी मिली है। बोलता है, जो बोलते हैं वो साउथ अफ्रीका को जो आजादी मिली है, ह्यूमन अचीवमेंट जो है हमारा, एक बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही बड़ा महान अचीवमेंट है ये। इस पे सन शैल नेवर सेट, मतलब इस पे कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा, मतलब ये कभी भी दोबारा अब हम गुलाम नहीं बनेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। बोलते हैं आजादी हमेशा यहां रहे और अफ्रीका अमर रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, बेसिकली ऐसा वो अपने एड्रेस में बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? फटाफट से बताओ, यहां तक क्लियर है ये बात आप लोगों को? यस 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 यस, फटाफट से बताओ, आ गया? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने एक एक करके समझ लिए, अब इनके बेसिस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रेडी? हाँ, पोल इज हियर फॉर यू। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? जो सेरेमनी हुई ये शपथ ग्रहण समारोह की, ये कहां पर हुई थी? बताइए फटाफट से, है ना? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, कम ऑन। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, पार्लियामेंट हाउस इन केप टाउन, सैंडस्टोन कन्वेंशन सेंटर जोहान्सबर्ग, नेल्सन मंडेला स्क्वायर इन सैंटन, सॉरी। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? इजी, मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है, तो आप सब बता ही दोगे ऐसे ही। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए, द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। आप में जितने ही बच्चों ने चैप्टर शायद स्कूल में पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने, उनको चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है ट्रेडिशनली, मतलब बच्चों ने मुझे ऐसा आके बोला है। आज जो क्लास करेंगे ना, उसके बाद एक बार आप मुझे बताना कि मुश्किल है कि नहीं। आपको हर एक फैक्ट याद हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, जो आपको याद करने की जरूरत है वो सब। ओके, नियरली 70% ऑफ यू गॉट इट राइट। यार ऐसे कैसे? सब लोग सही जवाब दो ना। वाइज 10th में ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10th मई को ऑटम डे क्यों बोला साउथ अफ्रीका में? अपनी स्पीच के दौरान, अपने प्लेज के दौरान मंडेला साहब ने। Because option A, South Africa is in the northern hemisphere. B, South Africa experiences a different calendar. C, South Africa is in the southern hemisphere where the seasons are opposite to those in the northern hemisphere. And option D, it was unusually cold on that day. ठीक है, बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। इजी है, मुझे लग रहा है आराम से आप बता दोगे। हाँ, जवाब तो सही मिल रहा है चैट बॉक्स में। कुछ एक आध बच्चे गलत सा जवाब दे रहे हैं बस, होपफुली वो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द। अरे यार, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ पोल। आंसर बता दिया क्या मैंने? पर तुम्हें पहले ही पता था यार, है ना? स्मार्ट किड्स यू आर। नियरली 80% ऑफ यू गॉट राइट। यार बाकी लोग भी सही जवाब दो ना थोड़ा सा और।
At the beginning of speech, what does Mandela refer to as extraordinary human disaster? मंडेला साहब अपनी स्पीच की शुरुआत में किस चीज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं? बताइए, किस चीज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर 2, द ग्रेट डिप्रेशन, 1918 फ्लू पेंडेमिक या अपार्थाइड? बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, है ना? बहुत मुश्किल से मिलती है भाई आजादी। हम लोग तो आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं ना, हमको थोड़ी पता है इसकी इंपॉर्टेंस। हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। अब से 70 साल पहले, 75 साल पहले जब हम आजाद नहीं थे, एक टाइम के लिए, कुछ देर के लिए ये इमेजिन करके देखो कि वहां क्या हालत रही होगी यार। कुछ करने की आजादी नहीं थी, हर चीज पे भेदभाव था। एक सिंपल लाइफ अगर कोई जीना चाहता है शांति से भरी हुई, तो वो नहीं मिलती, ऐसे वाला मानो। एजुकेशन तो बहुत दूर थी। ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन डी, अपार्थाइड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला है इसको, ह्यूमंस के द्वारा कॉज किया गया डिजास्टर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मंडेला स्पीक्स ऑफ एट द एंड? मंडेला साहब बोलते हैं ना कि ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, इस पे सन कभी भी सेट नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सच अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट अगेन। पोल इज नॉट वर्किंग, नहीं, पोल वर्क्स कर, पोल इज वर्किंग। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि पोल थोड़ा सा डिलेड आएगा। जब यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं पोल को, आप तक उसको स्ट्रीम होने में थोड़े से गैप, एक टाइम लैग होता है, वो ध्यान रखो, इसलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, है ना। 10-12 सेकंड का गैप होता है, उसके बाद आपको पोल दिखेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, चिंता ना करो। बताओ, जवाब दो फटाफट से बस। लेट्स सी आज कौन टॉप करता है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है भाई जो कि आपको हीरो बना देगा अकेला, अगर अच्छे से कर लिया आपने तो। ये 10 मार्क्स, 8 या 10 मार्क्स तो हैं, इससे सिक्योर कर लो उनको। ओके, द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट मून लैंडिंग, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश जो होती है फर्स्ट, उसके बारे में बात हो रही है। वाह, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला साहब इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं? ये पूछा भी जाता है कई बार बोर्ड में पूछा जाता है ये, बताओ। किस चीज के लिए वो इंटरनेशनल लीडर्स को शुक्रिया अदा करते हैं? Option A, providing financial aid to South Africa. Option B, supporting apartheid. Option C, for support in the struggle against apartheid and visiting to celebrate the establishment of its first democratic government. And option D, offering military support to South Africa. बताइए बताइए बताइए। तो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाह यार, तुम लोग तो बड़े सही जवाब दे रहे हो भाई, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, व्हाट प्लेज्ड नेल्सन मंडेला टेक? मंडेला साहब ने क्या शपथ ली? ये भी बता दो, ये भी पूछा जाता है। किस चीज की शपथ ली मंडेला साहब ने? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, ये वाला तो इजी है, बता ही दोगे, ये तो बता ही दोगे आप, इजी पीजी है ना, मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी। बताइए जी, बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका। हाँ, सही जवाब दे रहे हो यार आप सब लोग तो देखो, ये तो बोला ही था उन्होंने कि मैं ओबे अपहोल्ड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने लोगों के लिए मैं डिवोट कर दूंगा खुद को, अपनी रिपब्लिक के वेलबींग के लिए, अपने लोगों के लिए, एंड रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, ये भी कन्फर्ड है उसमें। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, है ना। आए, फंस गए तुम लोग, कुछ ने ए पिक किया, कुछ ने बी पिक किया, आपने डी वाला कंसिडर नहीं किया ऑप्शन भाई, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करने की कोशिश किया करो, मोस्ट सुटेबल जो हो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक बार देखा करो, सीधा भागादौड़ी में एक पे हाथ नहीं लगाना सीधा कि भाई ये दिख रहा है सही, इसको टिक कर दूं, एक बार पढ़ा करो अच्छे से। नेक्स्ट है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमेंसिपेशन? इमेंसिपेशन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, ये पूछा गया है कई बारी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि इमेंसिपेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग बताओ। ये आपको क्या क्वेश्चन दे देगा कि 4 सेंटेंसेस देगा और उनमें से पूछेगा कि इमेंसिपेशन वर्ड का मीनिंग या इमेंसिपेशन वर्ड किसमें करेक्टली यूज्ड है या इनकरेक्टली यूज्ड है।
ऐसे बोल देगा। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो ही आप कर पाओगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसका मीनिंग। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, एंस्लेवमेंट, स्लेवरी, बोथ बी एंड सी। इसमें भी फंस रहे हैं मुझे लग रहा है कुछ लोग, तो इसमें भी गलत जवाब दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों के भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, या सिंपली फ्रीडम मान लो आप, उसको आप बोलते हैं इमेंसिपेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कैसे गलती कर सकते हो यार, बोथ बी एंड सी कैसे हो सकता है? इमेंसिपेशन का मतलब पूछा है, सिर्फ इमेंसिपेशन का। इमेंसिपेशन मतलब आजादी, एनस्लेवमेंट मतलब गुलामी, और स्लेवरी मतलब गुलामी। दोनों ही वर्ड का मतलब गुलामी होता है, इन दोनों वर्ड का, समझे? ये गलती ना करो यार, ये तो इजी वाला क्वेश्चन था भाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट डैश। मंडेला साहब लिबर्टी को न्यू बॉर्न बोलते हैं, न्यू बॉर्न। क्यों? क्यों बोलते हैं न्यू बॉर्न? न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और उसी से फिर आप लोग आराम से यहां पे ऑप्शन निकाल सकते हो। करेक्ट ऑप्शन ए वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, इट हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। Option C made people experience infant like excitement. Option D arrived unexpectedly for everyone. सोच के जवाब देना। मंडेला साहब लिबर्टी को न्यूबॉर्न बोलते हैं क्यों? बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट थी फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस। ऑप्शन बी बिकॉज इट हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि वो रिसेंटली अटेन की गई थी बहुत सारे स्ट्रगल के साथ। सी मेड पीपल एक्सपीरियंस इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट, क्योंकि उस आजादी से लोगों को इन्फेंट जैसे बच्चे को एक एक्साइटमेंट महसूस होती है, ऐसे महसूस कराती हुआ, या फिर वो अनएक्सपेक्टेडली आ गई थी, जैसे एक बच्चा अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, क्योंकि इट हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड। न्यू बॉर्न लिबर्टी बोलते हैं वो अपने देश को जो आजादी मिली है। क्यों? क्योंकि अभी अभी बिल्कुल नवजात है वो, बिल्कुल अभी अभी मिली है आजादी, इसलिए बहुत स्ट्रगल के बाद। ऑप्शन बी। ठीक है, फैंटास्टिक, शाबाश बच्चा पार्टी। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बिटवीन द टेक्स्ट दिए गए थे, जिनको हमने अभी डिस्कस किया एक तरह से। अब चलते हैं आगे। चलिए एक बारी आपको स्टैंडिंग्स दिखा देता हूं आपकी, क्या स्टैंडिंग्स है एक बारी वो देख लेते हैं हम लोग। ओके सो थानोस आकाश, अरे भाई थानोस भाई ने नाम बदल लिया क्या अपना? आकाश बन गए क्या थानोस? अरे यार वो चुटकी उटकी बजाओ यार फिर से एक बारी, हैं ऐसे कैसे यार, वो सब वापस कर दिया इन लोगों ने। तार ये जो जितने भी एमसीयू के हीरोज थे, थानोस भाई कुछ करो यार। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, दोबारा कोशिश करना एक बारी। थानोस, वेल डन। शिवम झा, प्रिंसेस आर्या, परी गुप्ता, मैत्रिका मिश्रा, जयप्रकाश भगत, शुभम पांडे, सूरज, उत्कर्ष, आर्यन सिंह। वेल डन यार, टॉप 10 को बधाई, जोक सपाट, बढ़िया अच्छा करा आप लोगों ने, जो भी लीडर बोर्ड पे हो। जो लोग लीडर बोर्ड पे नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा पार्टी। अगर आपने सारे सवालों को सही जवाब दिया तो यूर अ विनर। अपने आप को विनर मानो और ऐसे पीठ थपथपा लो अपनी, पैट ऑन योर बैक। और जो लोगों ने एक आध क्वेश्चन गलत कर दिया, अब याद रखना ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है, या तो एक्सट्रैक्ट में, या लॉन्ग, या शॉर्ट, कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय जेट्स। अब क्या होता है जब मंडेला साहब अपनी शपथ ले लेते हैं, प्लेज ले लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर उनकी शपथ पूरी हो जाती है, तो सारे इंटरनेशनल गेस्ट के साथ वो बैठते हैं, और जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी के दिन जो जेट्स वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, उनका एक डिस्प्ले होता है ना, वो बड़ा अच्छा से एक एग्जीबिशन पुट करते हैं फॉरवर्ड, ऐसे ही यहां पर भी हुआ। क्या हुआ? साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के जहाज ही होते हैं, जिनमें जो सेना की टुकड़ी होती है उनको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इनको ट्रूप कैरियर्स बोलते हैं। ट्रूप मतलब सेना की टुकड़ी, कैरियर्स मतलब ले जाने वाला। तो हेलीकॉप्टर, जेट्स और ट्रूप कैरियर्स जो हैं, उनका एक खूबसूरत डिस्प्ले हुआ। ठीक है, उन्होंने एक स्पेक्टेकुलर एरे पुट फॉरवर्ड किया, आपकी बुक में स्पेक्टेकुलर एरे दिया गया। एरे मतलब होता है डिस्प्ले, एक बड़ा अच्छा शो उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, ऐसे कुछ करतब दिखाए, जैसे हमारे यहां 26 जनवरी के दिन होते हैं, है ना। ओके, अब मंडेला साहब इस बात को, जब ये स्पेक्टेकुलर एरे हुआ, यहां लिख देता हूं स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर एरे, ठीक है, एक बड़ा अच्छा डिस्प्ले, एरे मतलब डिस्प्ले, बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया ना जब अपना
एग्जीबिशन किया, करतब दिखाया कुछ, तो मंडेला साहब उस पर कमेंट करके बोलते हैं दैट इट वाज अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो यहां पर इन्होंने स्पेक्टेकुलर एरे पुट फॉरवर्ड किया है, एक एग्जीबिशन दिखाया है, ये मिलिट्री पावर, मिलिट्री ताकत का शो है, और साथ साथ पिन पॉइंट प्रिसिजन का, प्रिसिजन मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का भी एक तरह से एग्जीबिशन, एक्यूरेसी भी दिखाई इन्होंने अपनी, क्योंकि इस तरह से जहाज की फॉर्मेशंस वगैरह बनाना या करतब दिखाना जेट्स वगैरह से बहुत मुश्किल काम होता है। अभी रिसेंटली आपने देख लिया होगा कि अमेरिका के 2 जेट्स आपस में टकरा गए एक एयर शो के दौरान, और दोनों जेट जल गए, भस्म हो गए बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत सारा प्रिसिशन इसमें चाहिए होता है, और गुंजाइश गलती की बहुत कम होती है, राइट। तो इसलिए मंडेला साहब बोलते हैं दैट ये जो एग्जीबिशन इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया हेलीकॉप्टर, जेट्स और एयरक्राफ्ट से, जो मिलिट्री है इनकी साउथ अफ्रीका की, वो डिस्प्ले करती है पिन पॉइंट प्रिसिशन को, इनकी एक्यूरेसी को दिखाती है, और मिलिट्री की ताकत को दिखाती है। और एक चीज और बताया उन्होंने बोला कि ना सिर्फ ये मिलिट्री की ताकत और पिन पॉइंट प्रिसिशन का डिस्प्ले है, साथ साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये भी दिखाता है कि मिलिट्री जो है वो सरकार के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लॉयल रहेगी, उनकी लॉयल्टी का वो भी है ये डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, कि भाई मिलिट्री के लोग आकर सरकारी जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें ऐसे एग्जीबिशन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग सरकार के लिए लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी दिखाते हैं अपने टू द न्यू फॉर्म्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी है डेमोक्रेटिकली, उसके लिए लॉयल रहेंगे, ये भी दिखाता है ये। आगे देखो, अब ये एक ऐसा पार्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद 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 इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, एवरी सिंगल ईयर, और हो सकता है एक से ज्यादा सेट में आता ही है ये सवाल। क्या सवाल है देखना ध्यान से। जब मंडेला साहब वो स्पेक्टेकुलर एरे हुआ, तो उसके बाद मिलिट्री जनरल और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, मतलब पुलिस के और मिलिट्री के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, जिनकी छाती पे बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं, बिडेक्ड है उनके रिबन्स और मेडल से छातियां, वो जब सामने वॉक करके जा रहे हैं मंडेला साहब के, तो वो उनको सल्यूट करते हैं, मंडेला साहब को ऐसे सल्यूट करते हैं। तो मंडेला साहब पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो हाईएस्ट जनरल्स हैं या पुलिस के या सेना के, इन्होंने जो आज सल्यूट किया है मुझे, और मुझे अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं, आज जब मैं प्रेसिडेंट बना हूं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कुछ समय पहले यही लोग हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लेते और जेल में डाल देते। कुछ समय पहले, कब? जब अपार्थाइड का सिस्टम था। फोर्स थोड़ी बदलती है, मिलिट्री थोड़ी बदलती है, मिलिट्री तो वही रही होगी पहले भी और अब भी। तो बोलते हैं यार कुछ समय पहले यही लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, आज ये मुझे सल्यूट करते हैं, है ना। and I am not unmindful of the change in attitude, और इनके एटीट्यूड में जो बदलाव आया है ना, इसके लिए मैं अनमाइंडफुल नहीं हूं, मैं अवेयर हूं कि ऐसा बदलाव इनके एटीट्यूड में आ गया है। एक तरह से मंडेला साहब ये बताते हैं आपको कि चढ़ते उगते सूरज को सलाम, सुना होगा आप लोगों ने। आप कुछ नहीं कर रहे, नाकारा हो, बेकार हो, अभी आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपने दुनिया को दिखाया नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने कुछ बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, आपको कोई नहीं पूछता। आपके घर वाले जो हैं वो भी कई बार किनारा कर लेते हैं आपसे, और एक बारी कुछ अच्छा सा काम कर दो आप, आए दिन आपको कोई ना कोई रीच आउट करेगा, अरे भाई आप तो बड़ा अच्छा, अरे भाई आपसे मिलना था, है ना। या फिर आपके साथ फोटोज लगाएंगे, आपको बर्थडे विश करा जाएगा स्टेटस पे लगा लगा के, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें हो जाती है एकदम से, हल्का सा आप कुछ कर लो तो भाई मंडेला साहब भी वही बोल रहे हैं कि देखो कुछ टाइम पहले तक तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, आज ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, मिलिट्री के हाईएस्ट जनरल्स और जो ऑफिसर्स हैं, और मैं ये जो चेंज इन एटीट्यूड आया ना इनका, ये इसके लिए अनमाइंडफुल नहीं हूं, मुझे मालूम है ये चेंज इन एटीट्यूड इनके अंदर आ गया है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है हर बार कि एटीट्यूड कैसे बदला है मिलिट्री जनरल्स का। एनीवे, अब बच्चा पार्टी ये जो पूरा समारोह है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उसके एंड में ये जो जहां पर मिलिट्री पावर का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसके एंड में कई जेट ऐसे वी फॉर्मेशन में, है ना, देख रहे हो ना आप ऐसा वी फॉर्मेशन, बड़ा अच्छा लगता है रियल में। अगर आप कभी देखो, कभी अगर मौका लगे तो 26 जनवरी वाला जो इवेंट है ना, उसमें जाना, उसमें क्या खूबसूरत करतब दिखाते हैं यार एयरफोर्स के जेट्स, और आपने वो टीवी पे देखे होंगे, पर टू सी इट लाइव इज नेक्स्ट लेवल एडवेंचर, एक्साइटमेंट वाला, बिल्कुल मजा आ जाता है, मतलब उसको देख के ऐसे गूज़बम्स आते हैं आपको, और आपके मन में इच्छा जागती है यार मैं भी जेट में यार कोशिश करूंगा एयरफोर्स पायलट वगैरह बनने की, है ना। एनीवे, तो आखिरी में ये इंपाला नाम का एक जेट था, ठीक है, इंपाला जेट्स थे ये, जो कि ऐसे वी फॉर्मेशन में एक स्मोक का ट्रेल छोड़ के गए, एक स्मोक की ऐसे लाइन छोड़ के गए, जिससे साउथ अफ्रीका का झंडा एक तरह से उन्होंने बनाया। ठीक है, तो पॉइंट आउट करते हैं आखिरी में जो इंपाला जेट्स हैं, इन्होंने एक स्मोक ट्रेल छोड़ा, शेवरॉन बनाया। शेवरॉन क्या है बच्चा पार्टी? अरे भाई क्या हो गया इसमें,
सब कुछ चल रहा है, बस वही नहीं चल रहा है, चलाना चाह रहा हूं। शेवरॉन मतलब ऐसे वी शेप की फॉर्मेशन, ये जो वी फॉर्मेशन होती है उसको शेवरन बोलते हैं। तो इंपाला जेट्स ने एक शेवरन बनाया, लीविंग अ स्मोक ट्रेल ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना लिया, और जो पीछे धुआं छोड़ रहे हैं उससे, ठीक है, ये वो पॉइंट आउट करते हैं। अब आगे देखो, अब मंडेला साहब बोलते हैं कि इस ग्रहण, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उसके एंड में 2 नेशनल एंथम बजाए गए, ठीक है। वो जो 2 नेशनल एंथम बजाए गए, एक था एनकोसी सिकेलल आई अफ्रीका और एक था डाइस्टेम, जो कि साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था। जब अंग्रेजों के समय था ना, अंग्रेजों का टाइम था, तो ये वाला नेशनल एंथम था, लेकिन ये नेशनल एंथम भी ऐड किया गया और बजाया गया, दोनों साथ में बजाए गए। क्यों? टू सिंबलाइज, टू सिग्निफाई यूनिटी, एकता दिखाने के लिए। क्या मतलब? एक नेशनल एंथम ब्लैक का था, एक नेशनल एंथम व्हाइट्स का था, दोनों को साथ में बजाया गया, यह दिखाने के लिए कि अब साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स और ब्लैक्स में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक हो गए हैं। मंडेला साहब ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि आज के दिन दोनों ग्रुप्स को शायद एक दूसरे का नेशनल एंथम याद ना हो, पर जल्दी ही याद हो जाएंगे दोनों को। सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही दोनों लोगों को ये वर्ड्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे। बाय हार्ट का मतलब होता है मेमोराइज हो जाना, ये याद हो जाएंगे जल्दी ही दोनों को, ठीक है। ओके, आगे देखिए आप। हम मंडेला साहब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद करते हैं। मैं शॉर्ट में रिवाइंड करूंगा, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं लेने वाला हूं, चिंता ना करो, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद करते हैं, मार्किंग ग्रोथ ऑफ अपार्थाइड, जिनसे अपार्थाइड की शुरुआत हुई और फिर अंत भी हुआ, उस हिस्ट्री को एक बार शॉर्ट में वो याद करते हैं इस वक्त, और बोलते हैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इस इनॉग्रेशन के दिन, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, ये जो उद्घाटन हुआ है नई डेमोक्रेसी का पहला दिन जो है एक तरह से, उस दिन में ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भाव विभोर हो जाना, फुल ऑफ इमोशंस हो जाना। जब आप किसी एक इमोशन से भर जाओ बिल्कुल, तो बोला जाता है ओवरवेल्म हो जाना। मान लो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, हंस रहा हूं जगह जगह जाके, बिल्कुल ऐसे खुशी, ऐसी खुशी की क्या बताऊं कैसी खुशी, तो आई एम ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस। ऐसा दुखी हूं कि भाई कोई जोक क्रैक कर दे आके तो हंसू ना मैं, ऐसा तगड़ा जोक जिसपे कोई भी हंस दे उस पे भी ना हंसू मैं, ऐसा दुखी हूं मैं, तो आई एम ओवरवेल्म्ड विद सैडनेस। यहां पर बोला गया है ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मंडेला साहब इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, भरे हुए हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद करते हुए। उनको हिस्टोरिकल इवेंट्स याद आ रहे हैं जो अभी तक इनको आजादी मिली है, उससे पहले हिस्टोरिकल इवेंट जो हुए हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इसमें एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो बोर वॉर, ये एंग्लो बोर वॉर क्या था भाई? तो एंग्लो मतलब अंग्रेज और बोर होते हैं साउथ अफ्रीका के नेटिव पेजेंट्स, किसान। साउथ, ऐसा मान लो कि अंग्रेजों और साउथ अफ्रीकन के बीच में एक जंग हुई थी। कब हुई थी? 1899 से 1902, 3 साल तक चली थी ये। और इस वॉर के बाद क्या हुआ था? इसमें साउथ अफ्रीका के जो पेजेंट्स थे वो हार गए थे, अंग्रेज लोग जीत गए थे। अंग्रेज लोग इसको जीतने के बाद जो पहला डेकेड है, जो पहला डेकेड आया ये इसका 19th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी का, 19 पहला डेकेड मतलब क्या होता है भाई? 1901 से 1910, ये फर्स्ट डेकेड हो जाएगा, 10 साल, ठीक है। ये 10 साल की बात हो रही है, जो फर्स्ट डेकेड है। इसके बाद कब? जब ये बोर साउथ अफ्रीका के नेटिव पेजेंट्स जंग हार गए, तब स्प्रेड ऑफ रेसिज्म एंड व्हाइट डोमिनेंस बाय साउथ अफ्रीकन व्हाइट। साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आपसी डिफरेंसेस तो खत्म कर लिए। आपसी भी, अगर एक ही जगह पर एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं ना। तो मंडेला साहब बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा फर्स्ट डेकेड में, जब बोर लोग हार गए, साउथ अफ्रीका के पेजेंट्स हार गए, तो उन्होंने अपने आपसी डिफरेंसेस खत्म करे और एक सिस्टम गढ़ दिया, यहां एक सिस्टम बना दिया रेशियल डोमिनेशन का। रेस के बेसिस पे लोगों को डोमिनेट करने का एक सिस्टम बना दिया। क्या? अपार्थाइड वाला। अगले कुछ साल में वो अपार्थाइड का सिस्टम बढ़ता रहा और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हुई विच इज द मोस्ट इनह्यूमेन एंड हार्शेस्ट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे इनह्यूमेन, इंसान मतलब ह्यूमन मतलब होता है जहां पे इंसानियत भावनाओं की कद्र हो, इनह्यूमन मतलब जहां पर इंसानिया भावनाओं की कद्र ना हो, इंसान की वैल्यू ना हो। तो ये जो सोसाइटी बनी, जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट्स ने अपने डिफरेंसेस खत्म करके अपार्थाइड इंपोज किया, उसके बाद जो सोसाइटी बनी, जो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, वो बहुत ही इनह्यूमन और बहुत ही हार्श था, दुनिया की सबसे इनह्यूमन और हार्शेस्ट सोसाइटीज में से एक, ठीक है। अब उसके बाद ये था पहला डेकेड, और तब तक मंडेला साहब पैदा नहीं हुए।
उसके बाद मंडेला साहब याद करते हैं कि अब आखिरी डेकेड चल रहा है। कब? जिस दिन 1994 में 10th में के दिन ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उस दिन की बात हो रही है। बोलते हैं अब आखिरी डेकेड चल रहा है। आखिरी डेकेड मतलब क्या भाई? 1992, ये वाला टाइम, ठीक है, जिसमें 1994 में इलेक्शन हुआ और सरकार नॉमिनेट होगी डेमोक्रेसी वाली। तो मंडेला साहब बोलते हैं लास्ट डेकेड में ये सिस्टम जो है उसको ओवरटर्न कर दिया गया, यानी कि पलट दिया गया उस सिस्टम को और रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम से जहां पर राइट्स और फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल इंश्योर की जाए, जहां पर सब लोगों के राइट्स और सब लोगों की आजादी, इसका ध्यान रखा जाए। समझ में आया? ये पूरा जो सेट है ना, इसको याद रखिएगा। ये एक हिस्ट्री है एक तरह से जो याद करें, और आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स लेड टू द दिस साउथ अफ्रीकन फ्रीडम। तो उसमें आपको यह बताना है कि बोर वॉर हुआ, जिसके बाद बोर लोग हार गए इसमें, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने आपसे डिफरेंसेस खत्म करे और अपार्थाइड का सिस्टम इंपोज कर दिया, एक हार्श सोसाइटी क्रिएट कर दी। उसके बाद आखिरी डेकेड तक आते आते वो सिस्टम ओवरटर्न हुआ और सब एक ऐसी सरकार आई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, जिसने सब लोगों के राइट्स और सब लोगों की फ्रीडम्स को इंश्योर किया। ठीक है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में समझाया मैंने। नेक्स्ट, अब मंडेला साहब ऐसा बोलते हैं कि इस दिन को पाने के लिए, इस आजादी को पाने के लिए, इस फ्रीडम को पाने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने सेक्रीफाइस की अपनी जान, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बोलते हैं कि मैं, मंडेला साहब बोलते हैं बहुत लोगों ने जान सेक्रीफाइस करी और मैं, आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। पेट्रियट्स मतलब होता है देशभक्त। मैं तो, इस लाइन का मतलब समझना है, पूछा जाता है। बोलते हैं मैं तो जितने भी पेट्रियट्स देशभक्त मुझसे पहले अपनी जान को सेक्रीफाइस करके गए हैं उनका सम हूं बस। सम का मतलब क्या है? मंडेला साहब का मतलब यह है कि जो अचीवमेंट आज हमको मिला है ना, ये आजादी जो हमको मिली है आज, ये अचीवमेंट सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये अचीवमेंट उन सब के एफर्ट जो है ना, उन सब का सम है, उन सब का कलेक्शन है। जो एफर्ट्स मेरे से पहले देशभक्त जो थे उन्होंने लगाए, उन सब का सम है एक तरह से, कि आजादी जो हमको मिल रही है। मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो स्ट्रगल है, वो भी मेरा अकेले का नहीं है, वो भी मेरे से पहले जितने भी आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी रहे उन सब का एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें। तो सम का मतलब आप क्या समझो? कॉन्ट्रीब्यूशन समझो। यहां अचीवमेंट जो मिला है उसमें भी सबका कंट्रीब्यूशन है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो लड़ाई है, उसमें भी सबका कंट्रीब्यूशन है, ये मंडेला साहब बोलते हैं। और साथ साथ ये बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी उनको मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा आज के दिन। आज आजादी मिली हमको, लेकिन मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा, और वो दे आर नॉट एबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस। वो ये भी नहीं देख पा रहे, वो ये आज क्योंकि उस दुनिया में है ही नहीं, वो शायद ये भी नहीं देख पा रहे कि उन्होंने जो एफर्ट लगाया, जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका क्या फ्रूट मिल रहा है हम लोगों को। तो इस बात पर दुख जताते हैं कि यार उनको देखने को ही नहीं मिला, वो जो मेहनत उन्होंने करी उसका रिजल्ट क्या रहा। और साथ साथ एक और चीज बोलते हैं, कन्फेस दैट अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। बोलते हैं ये जो अपार्थाइड है इसने एक बहुत ही गहरी, डीप और एक लास्टिंग मतलब एक ऐसी, वुंड मतलब होता है चोट, ये जो वर्ड है इसका मतलब है चोट। बोलते हैं कि अपार्थाइड ने एक बहुत ही गहरी चोट छोड़ी है, एक बहुत ही डीप यानी कि गहरी, और लास्टिंग मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक चले। बोलते हैं अपार्थाइड का सिस्टम था, इसकी वजह से हमारी जो अफ्रीका के जो लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत ही गहरी चोट रही है। वो ऐसी चोट है जो कि शायद विल टेक इयर्स इफ नॉट जनरेशंस टू रिकवर। उस चोट से हमको कंप्लीटली ठीक होने में साल लगेंगे कई, और हो सकता है कई जनरेशंस भी लग जाए, ये बोलते हैं वो। बट एक अच्छा इफेक्ट रहा उस पूरी सिस्टम का, अपार्थाइड का एक ही अनइंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट रहा। क्या? देखो, मैन ऑफ ग्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी वर बोर्न। इस दौरान, इस अपार्थाइड के सिस्टम में, साउथ अफ्रीका में कई ऐसे असाधारण करेज, करेज मतलब बहादुरी, विजडम मतलब समझदारी, और जेनरोसिटी मतलब दानवीरता, उदारता, कई ऐसे लोग पैदा हुए सिस्टम के दौरान जो कि बहुत ही उदार थे, दानवीर थे। जनरस का मतलब होता है उदार या दानवीर। विजडम मतलब समझदारी, बुद्धिमत्ता, और करेज मतलब बहादुरी, आपको पता ही है। कई ऐसे लोग पैदा हुए जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज थी, विजडम और जेनरोसिटी थी, और इसलिए बोलते हैं वो, परहैप्स इट रिक्वायर्स डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ऑपरेशन मतलब अत्याचार। बोलते हैं कि ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था ना, इसका एक अनइंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट था,
एक ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ जो किसने चाहा नहीं था अंग्रेज लोगों ने, लेकिन वो हुआ क्या कि कई ऐसे महान लोग पैदा हुए हमारे देश में जिनके अंदर बहुत बहादुरी थी, समझदारी थी और उदारता थी, दूसरों के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने। ऐसे लोग पैदा हुए और इसलिए इसको कंक्लूड करते हुए बात को बोलते हैं कि इट रिक्वायर्स डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। शायद बहुत ज्यादा अत्याचार जब किसी के ऊपर होता है तो एक हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होता है, एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर, महान कैरेक्टर वाला इंसान जन्म लेता है। फिर ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। और इसी के साथ साथ वो एक और ऐसी चीज बोलते हैं जो कि अगेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं इन्हीं लोगों से जिन लोगों ने एक सिंगल आइडिया के लिए, क्या आइडिया, आजादी का आइडिया, उसके लिए अपनी जान स्टेक पर लगा दी, वो टॉर्चर के सामने खड़े रहे, दे स्टूड अप टू टॉर्चर, रेजिलियंस दैट इज अनबिलीवेबल। और उन्होंने एक रेजिलियंस दिखाई, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया जिस पे भरोसा करना मुश्किल है। उससे मंडेला साहब बोलते हैं मैं असली मीनिंग ऑफ करेज सीखा, बहादुरी का जो असली मीनिंग है वो मैंने सीखा इन लोगों से। क्या? ये द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स इट। इसका शॉर्ट में मतलब यह है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री और ट्रायम्फ ओवर इट। बहादुरी यानी कि करेज इस बात में नहीं है कि आपको डर ही ना लगे, बहादुरी इस बात में है कि आपको किस सिचुएशन में डर लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप उस सिचुएशन के ऊपर जीत पाओ, उस सिचुएशन से डर को जो अपने उसको फेस करो और फिर भी अपना जो आपका गोल है उसको अचीव करो। ये होती है बहादुरी। बहादुरी ये नहीं होती कि डर ही ना लगे किसी को, है ना। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है, एक सैम मानेकशॉ है हमारे, सैम बहादुर, बहुत बड़े फील्ड मार्शल हैं, बहुत बढ़िया एक जनरल फील्ड मार्शल, हमारी कंट्री के रत्न मान सकते हो हिंदुस्तान के। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई इंसान ये बोल रहा है ना कि मुझे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है, गुरखा रेजिमेंट से, है ना, गुरखा थे वो भी। तो गुरखा लोग बहुत बहादुर माने जाते हैं, राइट। इन शॉर्ट इस बात को मैंने इसलिए बोला आपको बताने के लिए कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में, मेरे एक्सपीरियंस में तो जहां तक मैं जानता हूं, जो डरता ना हो। हर जगह हर इंसान को किसी ना किसी सिचुएशन में डर लगता ही है, लेकिन डर के बावजूद कई लोग बैठ जाते हैं, क्विट कर देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो डर के बावजूद भी खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं और जीत भी पाते हैं। ये होती है बहादुरी। तो बहादुरी का जो असली मीनिंग है, मंडेला साहब बोलते हैं मैंने इन्हीं सैक्रिफाइसेस से, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स से सीखा अपने कंट्री में, जो कि डर भी रहे थे एक सिचुएशन में आजादी की लड़ाई में, लेकिन वो खड़े रहे, डटे रहे, हार नहीं मानी और आजादी दिला के छोड़ी। और इसीलिए उन्होंने रियल मीनिंग ऑफ करेज सीखा है इन्हीं लोगों से। क्या कि डेंजर, डाउट, फियर सब कुछ हो, उसके बावजूद भी चलते रहो, बनते रहो और अचीव करो अपने गोल को। ये बेसिकली बोलते हैं। और आखिरी पार्ट आज की क्लास का, बिल्कुल इसके साथ मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा, वो क्या, मंडेला साहब बोलते हैं एक ह्यूमैनिटी को लेके ऑब्जर्वेशन, बोलते हैं इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। बड़ी प्यारी बात है वैसे, आई एम नॉट श्योर कि आप कितने इंटरेस्टेड होगे इससे में, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है वो ये कि मंडेला साहब बोलते हैं कि देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, हम लोग जो होते हैं, हम लोग बचपन से किसी से नफरत नहीं करते। एक छोटा बच्चा जो होता है उसको आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी इंसान के सामने, चाहे उसका रंग गोरा हो, चाहे उसका रंग सांवला हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी धर्म का हो, कभी भी वो नफरत नहीं करेगा किसी, उसको पता ही नहीं नफरत के भाव का। हम लोग जो वायरिंग है ना हमारी, हम लोग जिस तरह से ह्यूमंस होते हैं बचपन में, हम लोग को नफरत का भाव नहीं पता होता। नफरत का भाव तो सीखते हैं हम लोग एक दूसरे से, है ना। आप किसी को देखोगे किसी से कि यार ये काला है, इसका रंग ठीक नहीं है, इसका रंग हल्का है, इससे अच्छे से बातचीत नहीं करनी, अनटचेबिलिटी सीख। तो ये जो सारी चीजें हैं ना समाज में, भेदभाव की भावना, नफरत की भावना, जो भी नेगेटिव इमोशन है, वो हम लोग ओवर टाइम अपनी कंडीशनिंग से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। हम लोग एज ह्यूमंस, हमारे अंदर जो नेचुरल भाव है वो है प्यार की भावना का। तो मंडेला साहब ये पॉइंट आउट करते हैं कि अगर कोई इंसान नफरत की भावना सीख सकता है तो उसको प्यार की भावना तो सिखाई जा सकती है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। इंसान के अंदर जो नेचुरल भावना है वो है प्यार की भावना, लोगों से सौहार्द की भावना, दूसरों की इज्जत करने की भावना, नफरत करने की भावना नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदाइशी ऐसा नहीं होता कि दूसरे इंसान से नफरत करते हुए पैदा होता है। बिकॉज ऑफ स्किन कलर और बैकग्राउंड, रिलीजन, दे लर्न टू हेट, वो नफरत करना सीखते हैं। और एक चीज और पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं कि जब मैं जेल में था अपने कॉमरेड्स के साथ, अपने साथियों के साथ जेल काट रहा था, मैं लगभग 30 साल जब ये जेल में थे, उस दौरान की बात बताते हैं। बोलते हैं कि मैंने बहुत दुख तकलीफें काटी और कई बार मेरी हिम्मत टूटने वाली थी, लेकिन उस दौरान जब मैं बहुत एट्रोसिटीज, अत्याचार मेरे ऊपर जेल में किए जाते थे, तब मुझे कभी कभी किसी प्रिजन का जो उस जेल के अंदर जो गार्ड होता था ना,
उसकी आंखों में इंसानियत का भाव दिख जाता था, वो मुझे तरस की भावना से, सिंपैथी की भावना से देख रहा होता था और मेरी हिम्मत फिर से जुड़ जाती थी वो देख के, ये सोच के कि नहीं यार, ये इंसानियत, अगर ये जो भी ह्यूमन है, इंसान लोग हैं, इनके अंदर नफरत की भावना से देख रहे होंगे मुझे क्योंकि इनको अथॉरिटीज बोल रही हैं, लेकिन इनके अंदर नेचुरली जो भावना है वो है प्यार की भावना, और उसकी वजह से मेरे अंदर एक फिर से हिम लड़ने का जज्बा जाग जाता था। बोलते थे ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन प्रिजन गार्ड्स। ग्लिमर मतलब शाइन, हल्का सा चमक, या ग्लिम्स मान लो, ग्लिम्स। जो लोग थे प्रिजन गार्ड्स, उन अत्याचार के बीच में इनकी हिम्मत कैसे बनती थी, जो प्रिजन गार्ड होता था उसकी आंखों में इंसानियत दिख जाती थी, दरस थोड़ा दुख तकलीफ दिख जाती थी कि यार कितना दुख काट रहे मंडेला साहब, उसकी वजह से इनकी हिम्मत बंध जाती थी फिर से। ठीक है, और इसीलिए वो ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं आखिरी में, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना, एसेंशियल ह्यूमन इमोशन है हमारा जो, इट इज अ फ्लेम, वो एक ऐसी लॉ है, एक ऐसी फ्लेम है जिसको छिपाया तो जा सकता है बट उसको एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता कभी। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, उसको आप बुझा नहीं सकते। मतलब इंसान के अंदर जो अच्छाई की भावना है वो कभी खत्म नहीं होती, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दब जाती है बस। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन है बच्चा पार्टी आज का। इसके साथ में आज का पोर्शन आपको ब्रेक देता हूं क्योंकि हमने काफी सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए अभी ब्रेक लेते हैं। जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? कितनी प्यारी बात है ना, है ना? बहुत ही प्यारी सी बात एक बुक में ही मैंने पढ़ी थी इससे जुड़ी हुई, वो ये कि ट्रू रिचनेस इन लाइफ कम्स फ्रॉम फीलिंग्स एंड इमोशंस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, इवन सैडनेस। आप लोगों को लाइफ में जब भरा भरा महसूस होगा ना, जब अच्छा अच्छा लगेगा आपको कि यार आज अच्छा हुआ, यार बहुत अच्छा हुआ, वो कब होगा? वो तब नहीं होगा जब आप कुछ बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट खरीदोगे, वो तब होगा जब आप, आपके आसपास के लोग जिनको आप वैल्यू करते हो वो लोग आपके साथ बैठेंगे, आप हंस रहे होगे, खुश हो रहे होगे। कई बार जब आप दुख भी मना रहे होगे ना साथ में, कई बार आप साथ में शायद रो भी रहे होगे उन लोगों के साथ, तो भी आपको भरा भरा महसूस होगा, फुलफिलिंग फीलिंग आएगी एक। ठीक है, वो यहां से आप लोग समझते हो, सीखते हो बात। ऑल राइट, तो क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ना, ये क्या तुम एंड बोल रहे हो, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं चलो थोड़े से। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी? इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। गॉड ब्लेस यू, अरे थैंक यू यार। टुगु टेल्स अभी करते हैं यार, टुगु की नहीं आपको बताता हूं कारस्तानी। टुगु की कारस्तानी बताते हैं आपको अभी। They arrest Mandela, they ignore Mandela, they salute Mandela and pledge loyalty, they criticize Mandela. ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया। दे सल्यूट मंडेला एंड प्लेज लॉयल्टी, सल्यूट करते हैं मंडेला साहब को और अपनी लॉयल्टी प्लेज करते हैं कि हम आपके लिए लॉयल रहेंगे हमेशा, ऐसा है ना? ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ हैज द एटीट्यूड ऑफ द जनरल्स चेंज्ड? हाईली इंपॉर्टेंट भाई, इसमें तो जितने स्टार लगाए जाएं उतने कम है क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्वेश्चन बताओ, मिलिट्री जनरल्स का जो एटीट्यूड है वो कैसे बदल गया है? सर मेरे फोन में 10% चार्ज है, पहले ही खत्म कर दूंगा भाई, तुम्हारा फोन का चार्ज खत्म नहीं होगा भाई। अगर पर एक रिक्वेस्ट है, अगर इतने चार्जिंग पे उसको थोड़ा सा लगा लो तो बन जाएगी बात, है ना? थोड़ा 4-5% अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया तो ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी होगी भाई। Okay. They used to ignore Mandela, but now they respect him. They used to support Mandela, but now they oppose him. They would have arrested Mandela before, but now they pledge their loyalty to him. They have always supported Mandela. करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से जो आपको लगता है। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए भाई? एक ही नेशनल एंथम क्यों नहीं गाया गया? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? सर 20%, 45%, सर 76%। अरे बैटरी बता रहे हो या परसेंटेज जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में वो बता रहे हो? सर मेरी तो फुल है, मैं चार्जिंग भी लगा रखता हूं 24 घंटे। ठीक है,
ओके, दो नेशनल तुम क्यों गाए गए भाई? बड़ा सिंपल सा रीजन है। ऑप्शन ए, टू रिप्रेजेंट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ साउथ अफ्रीका, टू ऑनर बोथ ब्लैक एंड व्हाइट साउथ अफ्रीकन एंड सिंबलाइज यूनिटी, टू कंफ्यूज द ऑडियंस, टू फिल मोर टाइम इन द सेरेमनी। ये वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कि सेरेमनी में टाइम जो था वो एक्स्ट्रा था, तो हमने ताकि वो टाइम यूटिलाइज हो जाए इसलिए दो नेशनल हम बजा दिए। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी? जो पहला डेकेड था 20th सेंचुरी का, 1901 से 1910 का जो टाइम था, मतलब फर्स्ट डेकेड का मतलब ये हो गया। इसमें जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं मंडेला साहब, क्या बताते हैं उसके बारे में? सब यार बैठे की चार्जिंग बताने लगे, तुम लोग हो मस्त वैसे हैं, 10th क्लास में हो तुम लोग, मैं तुमको बता दूं जरा, भूल गए हो तो, और फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं हो तुम लोग। पर चलो ऐसे ही होता है, ये मॉब मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं इसको, एक कोई करने लगे तो भीड़ में सब वही करते हैं एकदम से। बढ़िया, मजा भी जरूरी है ना, काम के बीच में खेल कूद भी होनी चाहिए। A system of democracy, a system of racial a system of racial equality, a system of racial domination, a system of colonial rule. Correct answer is option C, a system of racial domination. Option C is the correct answer, बच्चा बाटी। ठीक है, next. What does courage mean to Mandela? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What does courage mean to Mandela? मंडेला साहब के लिए करेज का क्या मतलब है, जो उन्होंने आपको बताया अभी? The absence of fear, never feeling afraid, the ability to conquer fear, avoiding dangerous situations. बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी, द एबिलिटी टू कॉन्कर फियर। उनके लिए मतलब था करेज का द एबिलिटी टू कॉन्कर फियर। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? कौन सी भावना मंडेला साहब को नेचुरल लगती है इन ह्यूमंस? प्यार की भावना या नफरत की भावना? इजी इजी है ना भाई, बताओ फटाफट से। To hate because it is taught, to love because it comes more naturally to the human heart, to neither both अच्छा neither comma भी आना चाहिए, both are learned behaviors, to love because it is easier than hating. करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, बिकॉज इट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। एक नेचुरल भावना जो हमारे अंदर है वो है प्यार की भावना भाई। सही बात है बिल्कुल, वाह क्या बात है, सही जवाब दे रहे हो आप सब लोग बिल्कुल। और इसके साथ बच्चा पार्टी हम पहुंचते हैं इस क्लास के एंड पर। देखो जल्दी खत्म हो गई हमारी क्लास, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वही हमने डिस्कस किए हैं अभी, जो आपके बिटवीन द टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, राइट, एनसीईआरटी के अंदर, है ना। इसके साथ हम पहुंचते हैं हमारी इस पहली क्लास के एंड पर। मंडेला साहब का चैप्टर, उसकी पहली क्लास, और लेट्स सी क्या रिजल्ट्स रहे। तो वी हैव शिवम झा लीडिंग द चार्ट्स एंड प्रिंसेस आर्या, जयप्रकाश भगत, दिव्यम दर्श, सूरज, शुभम पांडे, उत्कर्ष, आर्यन सिंह, काया एंड खालिद। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो भाई। जो बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सबको भी बधाई हो। इट्स ओके अगर आप लोगों ने एक आध क्वेश्चन गलत भी कर दिया, आप ध्यान रखना हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। एक बार आपके डाउट्स भी देख लेते हैं। कैन यू प्लीज टेक कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में ले आऊंगा, चलो कुछ, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी कर लेते हैं, चलो, है ना। व्हाट इज लव? अमन कुमार पूछ रहे हैं, यार ये भावना अगर आपको नहीं पता दोस्त तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जान लो इसको अगर नहीं पता तो। सबको पता होती है वैसे मुझे लगता है, बट अगर नहीं पता तो जान लो। डज नॉट मीन कि तुम कल ही किसी को जाके प्रपोज कर दो,
है ना, मेरा नाम लगा दो, फिर सर ने बोला था प्यार की भावना होती है वो जो आप फैमिली के साथ महसूस करते हो अपने, बाकी दुनिया के साथ तो आप बाद में जब महसूस करोगे, सबसे पहला जो वो सीखता है इंसान वो अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, इनके साथ महसूस करता है। तो अगर नहीं करा अभी तक तो सीख लो, कर लो, ठीक है, मिस कर रहे हो अदरवाइज कुछ। कॉन्कर फियर स्टैंड फॉर, कॉन्कर मतलब डर के ऊपर जीत पाना, कॉन्कर मतलब किसी चीज को जीत पा लेना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। टाइगर जिंजू जल्दी आएगा यार, जो सीक्वेंस है आपको पता ही है, ठीक है। आई थिंक ये मेजर डाउट्स है, बाकी आई बिलीव आप सब लोगों को क्लियर है अच्छे से सब कुछ। तो हम पहुंचते हैं हमारे सेशन के एंड पर, एंड आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स पे कमेंट कर रहे हो टुग्गू टेल्स, तो टुग्गू टेल्स के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। टुग्गू टेल्स बताए तो आप लोगों को, तो टुग्गू अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एवरी सिंगल डे हमको रियलाइज होता है कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी समझदारी आ रही है अब। तो अभी कुछ दिन के लिए, अभी लास्ट वीकेंड पे मैं बाहर गया था, देयर वाज एन इवेंट जिसमें बच्चों से मिलना था, इंटरेक्ट करना था, तो मैं साउथ इंडिया गया था। और वहां से जब वापस लौटा तो यार मेरे को, मैं बहुत मिस कर रहा था टुग्गू को, टुग्गू भी मेरे को मिस कर रहा था। उसने फोन पे मेरे को बोला, है ना, ऐसे बोलता नहीं है वो, लेकिन इस बार अब उसने सीख लिया है, या उसकी मम्मी ने उसको सिखाया, कुछ तो उसने किया। जब उसने मेरे को फोन किया वहां पे जब मैं था, तो उसने बोला पापा मुझे आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ। अगर यार मेरा तो दिल ही मेल्ट हो गया एकदम से, इतनी प्यारे से उसने बोला है कि पापा, एक तो टूटी फूटी आवाज में बोलता है ना, पापा मेरे को आपकी याद आ रही है, आप जल्दी से आ जाओ। तो मैं कहा यार मैं काम, ऑफिस का काम खत्म करके आ जाऊं। इतना समझदार हो गया, कह रहा है हाँ पापा आप ऑफिस का काम खत्म करके आ जाओ। ऑफिस का काम खत्म करके आप आ जाओ। मैं कहा मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है पापा, ओके। और उसका एक सिग्नेचर स्टाइल है कुछ, क्या, जैसे ही मैं घर में घुसता हूं ना, द मोमेंट आई एंटर और वो सामने हो, तो पहले तो शर्मा जाता है, थोड़ा सा खुश होता है, मतलब ही टेक्स दैट मोमेंट टू बी हैप्पी कि पापा आ गए, पापा आ गए, है। और फिर उसके बाद उसका एक मूव है सिग्नेचर, वो मैं कहता हूँ राघव आओ एक बारी हक तो करो आके, तो क्या करता है, जहां खड़ा होता है वहां से थोड़ा सा दूर जाता है पीछे, थोड़ी जगह बनाता है, फिर ऐसे भाग के आता है और ऐसे यूं हक करता है दूर आके एकदम से, है। और फिर मैं भी ऐसे हक कर लेता हूं उसको। तो इट इज सच अ होलसम मोमेंट फॉर मी, बड़ा प्यार, बड़ा मजा आता है उस मोमेंट में। और वो आता है इतनी खुशी से, पापा पापा आप कैसे आए। मैं कहा यार मैं एरोप्लेन से। एरोप्लेन से आए तुम, एरोप्लेन से, अच्छा एरोप्लेन यहीं उतर गया। अरे उसके जो सवाल होते हैं मजेदार होते हैं, बट दिस मूवमेंट, द पार्ट ऑफ द डे वेयर ही आई कम, आई रीच माई होम, एंड देन वो सामने से भाग के ऐसे आता है फिल्मी स्टाइल में, टेढ़ा मेढ़ा भाग के ऐसे हग कर लेता है एकदम से। दैट्स द लवली पार्ट ऑफ माई डे, मतलब दैट्स समथिंग दैट इज अ वंडरफुल वंडरफुल फीलिंग। आप लोग अभी शायद कुछ हद तक समझ रहे हो इसको, लेकिन जब आप बड़े होगे, you'll have a family, you'll get married, you'll have a family, तो आप इसको और अच्छे से समझोगे, शायद ये आपको याद भी आएगा। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था ना, मैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हुआ करता था, तो मेरे स्कूल में एक दिन पापा आ गए। मैं उस दिन चांस की बात है प्लेग्राउंड में था, तो पापा ये बात मुझे बताते हैं, और इसलिए मुझे ये क्लिक करता है जब मेरे साथ ऐसा होता है। तो पापा बोलते हैं यार मैं ग्राउंड में तेरे एंटर किया, तो ग्राउंड में तू काफी दूर खेल रहा था, और मैं आराम आराम से आ रहा था तुम्हारी तरफ, टीचर ने मुझे बता दिया था कि ग्राउंड में खेल रहे हैं बच्चे, तो मैं जैसे जैसे आ रहा था, तूने एकदम दूर से मेरे को नोटिस किया कि पापा को, तू वहीं से भाग के पूरा तेज दौड़ के आया और यूं हक कर ले, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। तो आई रिमेंबर दैट मोमेंट। मुझे लगता है शायद सबकी लाइफ में आता है, आपके में भी आएगा पॉजिटिवली कभी ना कभी। When it comes it will be beautiful, मतलब बहुत ही खूबसूरत पार्ट है ये। अच्छा खुश हो जाता है, मतलब आदमी, सारी टेंशन खत्म जीवन की, है ना। तो ये था किस्सा उसका, और बाकी किस्से फिर बताएंगे आपको अभी आगे चल के। फेस रिवील यार थोड़े टाइम बाद, यार थोड़ा सा बड़ा होने दो उसको यार, फिर बताता हूँ आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहता हूं मैं इसको। आप लोगों के साथ कभी मिलेंगे पर्सन में तो आपको दिखाऊंगा, फोटो वोटोस की वीडियोस भी दिखा दूंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं डिजिटली उसको रिवील नहीं करना चाहता। आई होप आप समझोगे, मैं आपसे हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, बट थैंक यू सो मच। हाँ, आई वॉन्ट टू हैव अ लोकी लाइफ, मैं प्राइवेट लाइफ चाहता हूं, बिल्कुल सुकून शांति अपना, कुछ चीजें प्राइवेट रहें तो अच्छा है, थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं इस चीज में मैं, है ना। ऑल राइट, और एक ख्याल और शेयर करता हूं आपके साथ। मैं एक बुक पढ़ रहा हूं अभी कुछ टाइम से, जब भी मेरे को टाइम लगता है, वैसे तो टाइम लगता नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बट जब भी टाइम लगता है ट्राई टू रीड। मैं चाहता हूं कुछ रीड करूं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। कई बार आप बोर हो जाते हो ना एक ही चीज रिपीट करते 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 करते। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी, और उसमें लिखा हुआ था कि जो जीनियस है फॉर सक्सेस, एक अनसेड मंत्रा जो है, जो कॉमन डिनोमिनेटर फॉर सक्सेस है, वो क्या है। तो सब लोग बड़े स्ट्रांगली मानते हैं हार्ड वर्क को, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि हार्ड वर्क नहीं है। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि हार्ड वर्क क्यों नहीं है। तो उसमें बड़ा अच्छा लॉजिक दिया उन्होंने, बोला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बेहद मेहनत करते हुए देखोगे, लेकिन सक्सेसफुल हो सकता है ना देखो आप उनको। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क वेरी वेरी हार्ड बट स्टिल दे आर नॉट सक्सेसफुल, है ना। उसके बाद इसमें लिखा हुआ था, तो इसलिए कॉमन डिनोमिनेटर सिर्फ हार्ड वर्क तो नहीं है, क्या है,
कॉमन डिनोमिनेटर सक्सेस का जो कॉमन रूल है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, वो है बिल्डिंग सच हैबिट्स, जो कि जनरली ऐसे लोग जो कि कामयाब नहीं होते, ऐसी हैबिट्स बिल्टअप करना। मतलब आप एक हैबिट बिल्टअप कर लो जो बेहद हेल्दी है, बहुत प्रोडक्टिव है आपके लिए, और उस पर मेहनत करते रहो लगातार, वो आपको जरूर लेके जाएगा सक्सेस की तरफ। तो मुझे बड़ी यूजफुल बात लगी कि अभी से जिस स्टेज में आप हैं, नेसेंट स्टेज में, उसमें आप द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की एक बुक है द 5 AM क्लब, बड़ी अच्छी बुक मुझे लगी, उसमें कई सारे अच्छे थॉट्स मुझे मिले, तो आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट ये थॉट मुझे अच्छा लगा, जिससे आपको क्या सीखने को मिलता है बच्चा पार्टी, वट एवर यू डू एंश्योर कि आप अपनी लाइफ में हैबिट्स अच्छे बिल्टअप करो, क्योंकि आप क्या हो, यू आर अ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। आप बहुत सारी हैबिट्स का एक कलेक्शन हो, आप जो भी करते हो ना डेली बेसिस, वो आउट ऑफ हैबिट करते हो, तो हैबिट अच्छी बना लो, आप अच्छा करते जाओगे सब, बस ठीक है। थैंक यू सो मच, यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग अहेड। मिलते हैं बहुत जल्दी, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में अपने अच्छे से एंजॉय करिए, अपने नियर डियर वंस को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उस मोमेंट को अच्छे से जिए, खूब सारी मेहनत करो ताकि रात को फुलफिलिंग फीलिंग आए। सोने से पहले जरूर कुछ ऐसा ख्याल अच्छा सा पढ़ो जो कि आपको और बेहतर इंसान बनाए। तो बड़ी अच्छी सी बात इसमें मैंने एक और पढ़ी कुछ टाइम पहले कि भाई रोज जब आप उठते हो ना, जैसे उससे कुछ बढ़ के सोना रात को। कैसे? कुछ पढ़ के, कुछ रीड करके, कुछ लिख के, कुछ तो पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, ताकि जैसे आज आप सुबह में उठे हो, रात को उससे बेहतर तरीके से, उस बेटर, कम से कम हल्का सा इंप्रूव्ड इंसान, हल्का सा इंप्रूव्ड नॉलेजेबल इंसान आप सो एज अ पर्सन, ये कोशिश करना, ठीक है? फाइन, चलो मिलते हैं फिर बच्चा पार्टी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्लास में। बाय बाय, यू हैव अ गुड वन अहेड, सी यू।